राजस्थान प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, साहित्य क्लासेस में आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी अनिवार्य कक्षा 12th की, और हिंदी अनिवार्य की जो दूसरी पुस्तक है जिसका नाम है पीयूष प्रवाह। यानी इससे पहले जो आपने सृजन पुस्तक पढ़ी, और सृजन पुस्तक में जितने भी जो अपने पाठ्यक्रम है 2020-21 का जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम के अनुसार संपूर्ण पाठों का बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन किया, उनके प्रश्नोत्तर किए। अब हम चल रहे हैं पीयूष प्रवाह में, और पीयूष प्रवाह का पहला पाठ हमने कल ही पढ़ा था, अर्थात जो कहानी थी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, उसने कहा था। उस कहानी के पश्चात अब हम पढ़ेंगे पाठ 2, सत्य के प्रयोग, जो कि एक आत्मकथा है और मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा लिखित है। बहुत ही अच्छी और प्रेरणास्पद भी है, इसका आत्मकथा को सुनना चाहिए। आप सभी विद्यार्थियों के लिए होमवर्क जो दिया जाता है अंत में, उस होमवर्क को आप अवश्य ही करके अपने जो टीचर्स हैं उन टीचर्स के पास भेजें। अगर आप वहां नहीं भेज सकते हैं तो इसके पश्चात यानी आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण किया गया है 9610208295 पर। इस व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप पाठ के प्रश्नोत्तर भेज सकते हैं। मैं समझता हूं कि यह पाठ आपके लिए अच्छी तरह से समझ में आ जाए, इसलिए इस पाठ को 5 भागों में बांटा गया है, और वो 5 भाग जो है वो हम सिलसिलेवार उनको पढ़ेंगे। पाठ का केंद्रीय भाव भी पढ़ेंगे, पाठ के बीच में जो प्रश्न बनते हैं वो भी पढ़ेंगे, और बोर्ड परीक्षा के लिए जो मुख्य बात है, बोर्ड परीक्षा के लिए जो संभावित प्रश्न बनते हैं, मोस्ट प्रश्न जो बनते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। तो निश्चित रूप से आप मेरे साथ बने रहें ताकि हम इस पाठ को अच्छे तरीके से पढ़ें, और पढ़ने के पश्चात जब परीक्षा आए तो परीक्षा में आपको अच्छे तरीके से सारा पाठ है वो कंप्लीटली याद हो जाए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आइए चलते हैं उस पाठ पर जिसमें हम पाठ को पढ़ेंगे। पाठ में सत्य के प्रयोग है क्या? वैसे आपने सुना होगा कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग, एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ्स, यानी मोहनदास करमचंद गांधी यानी गांधी जी की पुस्तक लिखी हुई है, उसी में से ये संकलित अंश है। गांधी जी अपनी आत्मकथा के बारे में बताते हैं कि मैंने क्या क्या किया मेरे जीवन में। इस आत्मकथा से हम क्या सीखेंगे? इस आत्मकथा से हम एक बात और भी सीखेंगे। क्या सीखेंगे? कि आत्मकथा से गांधी जी के जीवन में जो आदतें थी, उन आदतों पर उन्होंने कैसे काबू पाया, कैसे नियंत्रण पाया, ये भी हम सीखेंगे। और इसके पश्चात जो मोस्ट प्रश्न बनेंगे, संभावित प्रश्न बनेंगे, उनके वीडियोस भी जारी किए जाएंगे। इसके अलावा मॉडल प्रश्नोत्तर भी और मॉडल पेपर भी जारी किए जाएंगे, उत्तर सहित जारी किए जाएंगे। आप निश्चित रूप से मेरे साथ बने रहें, और आगे आने वाला समय आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे पाठ लेकर के आएंगे। तो आप इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब भी करें और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाएं, ताकि कोई भी पाठ अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपके नंबरों पर आ जाए। तो चलते हैं पाठ की ओर। हाँ, तो देखिए यह पाठ आत्मकथा का अंश सत्य के प्रयोग, मोहनदास करमचंद गांधी। इसमें थोड़ा सा इसका परिचय है, वो देख लीजिए। मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के काठियावाड़ और पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। गुजरात में हुआ था इनका जन्म, ब्राह्मण परिवार में। गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उन्होंने सत्याग्रह, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था, उसके माध्यम से ब्रिटानिया हुकूमत के अत्याचारों के प्रतिकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अर्थात गांधी जी जो है वो काफी समय तक विदेश में भी रहकर के आए थे, और फिर यहाँ जब आ गए थे तो यहाँ आने के पश्चात उन्होंने अपने भारत को आजाद कराने का भरसक प्रयास और बहुत ही सफलतम प्रयास किया। उनके बल पर ही अपना भारत आजाद हुआ। उनके सत्याग्रह की नींव अहिंसा सिद्धांत पर आधारित थी। सत्य और अहिंसा के वो पुजारी थे। आज पूरा संसार महात्मा गांधी के नाम से उन्हें जानते हैं, और उनको सबसे पहले अर्थात राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को। रंगून रेडियो से जो गांधी जी के नाम से जो प्रसारण हुआ था, उस प्रसारण में सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था, और आजाद हिंद फौज के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी थी। सुभाष चंद्र बोस ने रंगून रेडियो से एक प्रसारण जारी किया था और उन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। तो 6 जुलाई 1944 को, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न भी है।
देश में प्रतिवर्ष उनका जन्म दिवस गांधी जयंती और विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका निधन 30 जनवरी 1948 को हुआ था। ये सामान्य परिचय है। इस पाठ में हम क्या पढ़ेंगे? सत्य के प्रयोग, ये जो आत्मकथा है इसमें हम क्या पढ़ेंगे? देखिए, इस पुस्तक में महात्मा गांधी की जो किताब लिखी हुई है सत्य के प्रयोग या आत्मकथा, उसमें काशीनाथ त्रिवेदी द्वारा अनुदित कुछ अंशों का संकलन है। यानी काशीनाथ त्रिवेदी ने इन अंशों का जो संकलन किया है। पाठ में एक तो है सभ्य पोशाक में अंश, जहां विद्यार्थियों को छद्म आकर्षण से परे रहकर विद्यार्थी बनने की सलाह देता है। सभ्य पोशाक में एक विद्यार्थी जो होता है, तो विद्यार्थी के जीवन में पोशाक का बहुत बड़ा महत्व है और विद्यालय गणवेश जो होती है उस विद्यालय गणवेश में अनुशासित रह करके विद्यार्थी को आना चाहिए। इस चैप्टर से, यानी ये पहला जो टॉपिक है, इस टॉपिक से हम ये सीखेंगे। वहीं बलवान से भिड़ंत में अन्याय से डटकर मुकाबला करने की हिम्मत, यानी दूसरा जो है बिंदु है बलवान से भिड़ंत। पहला सभ्य पोशाक में, दूसरा है बलवान से भिड़ंत। बलवान से भिड़ंत का अर्थ है कि हमारे सामने चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। हमारे अंदर साहस, हौसला होना चाहिए। तीसरा इनका पॉइंट है आत्मिक शिक्षा, और इसमें हम संयम और आत्मनिर्माण के लिए हमें प्रेरित करती है। आत्मिक शिक्षा का अर्थ है कि हमारी आत्मा में कोई बात बस जानी चाहिए, कोई भी सिद्धांत जो है वो हमारे स्वभाव में आ जाना चाहिए, तब जाकर के हम एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। चौथा जो है वो है इनका शांति निकेतन, और इस अंश में गांधी जी ने भारतीय जीवन मूल्यों से ओतप्रोत संस्कार, सहयोग और समरसता से साक्षात्कार कराया है। शांति निकेतन में गांधी जी ने जो जो काम किए थे, उनका हमारे देश पर क्या असर हुआ, उनका क्या प्रभाव हुआ, गांधी जी को उन सिद्धांतों को स्थापित करने में कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा और उन समस्याओं को उन्होंने कैसे हल किया, ये सारा का सारा इसमें वर्णन किया हुआ है। और अंतिम जो है वो है खादी का जन्म, और उसमें स्वावलंबन और स्वदेशी की महत्ता उजागर की है। यानी व्यक्ति को या विद्यार्थी को स्वावलंबी होना चाहिए। यानी व्यक्ति है अर्थात विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी को अपना अवलंबी अर्थात अपना काम स्वयं करना चाहिए। यह है विद्यार्थी का सबसे बड़ा गुण होता है। विद्यार्थी के वैसे 5 लक्षण बताए गए हैं। 5 लक्षणों में विद्यार्थी के पास एक स्वावलंबन का लक्षण भी होना चाहिए। इस प्रकार गांधी जी की आत्मकथा हमें सात्विक और सार्थक जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। यह है जो आत्मकथा है, हम किस प्रकार का जीवन जिए, सात्विक जीवन और सार्थक जीवन। अर्थात सार्थक का अर्थ है कि हमारा जो जीवन है, हमारे जीवन का कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। अर्थात जैसे आज हम गांधी जी के जीवन को याद करते हैं, क्यों? क्योंकि उनका जीवन सार्थक था। उसी प्रकार हमारा जीवन भी है वो सार्थक होना चाहिए। आइए चलते हैं पाठ पर। देखिए, सबसे पहले है सभ्य पोशाक में। सभ्य पोशाक में इसके बारे में गांधी जी क्या कहते हैं? गांधी जी कहते हैं कि अनाहार पर मेरी श्रद्धा दिन बदिन बढ़ती गई। अनाहार मतलब अन्न खाने पर। सॉल्ट की पुस्तक ने आहार के विषय में अधिक पुस्तकें पढ़ने की मेरी जिज्ञासा को तीव्र बना दिया। जितनी पुस्तकें मुझे मिली मैंने खरीद ली और पढ़ ली। अर्थात गांधी जी कहते हैं कि अनाहार के विषय में अर्थात भोजन के विषय में या खाने पीने के विषय में मैंने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी। उनमें हार्वर्ड विलियम्स की आहार नीति नामक पुस्तक में अलग अलग युगों के ज्ञानियों, अवतारों और पैगंबरों के आहार का और आहार विषय के उनके विचारों का वर्णन किया गया है। हार्वर्ड विलियम्स की जो पुस्तक है आहार नीति, उस पुस्तक में विभिन्न युगों में कौन कौन से चीजों का मनुष्य ने प्रयोग किया, उनका मनुष्य के मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ा, ये सब इसमें बताया गया है। पाइथागोरस, ईसा मसीह इत्यादि को उसने केवल अन्नाहारी सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। पाइथागोरस जो गणितज्ञ थे, ईसा मसीह जिसके नाम पर हमारी ईस्वी सन चलती है, और इन सभी को भी उन्होंने अन्नाहारी, अन्न पर आहार रखने वाले सिद्ध किया है। डॉक्टर मिसेज एना किंग्सफोर्ड की उत्तम आहार नीति, यानी ये लेखिका है एना किंग्सफोर्ड, उनकी लिखी हुई उत्तम आहार नीति नामक पुस्तक भी आकर्षक थी। साथ ही डॉक्टर एलिनसन के आरोग्य विषयक लेखों ने भी इसमें अच्छी मदद की। अर्थात गांधी जी ने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी। वे दवा के बदले केवल आहार के हेर फेर से ही रोगी को निरोग करने की पद्धति का समर्थन करते थे। यानी बहुत सारी बीमारियां जो होती है वो होती है खाने पीने से। यानी
यदि हम खाने पीने पर, हमारे आहार पर यदि हम ध्यान देते हैं, जो आहार हमारे जीवन में, जो आहार हमें हमारे स्वास्थ्य को खराब करता है, वो आहार हमें नहीं लेना चाहिए। और ये गांधी जी हमें सिखाते हैं कि ये हमारा एक सभ्य मानव का तरीका है। सभ्य मानव हमारे स्वास्थ्य में जो दरार पैदा करने वाला है, हमारे स्वास्थ्य को जो अस्वस्थ करने वाला है, तो वो आहार नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर एलिसन स्वयं अनाहारी थे। वे बीमारों को केवल अनाहार की सलाह देते थे। वो बीमारों को कहते कि वे खाने पीने का ध्यान रखो, और बीमारियां खाने पीने से ही होती है। इन सब पुस्तकों के अध्ययन का परिणाम ये हुआ कि मेरे जीवन में आहार विषयक प्रयोगों ने बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया। गांधी जी कहते हैं कि आरंभ से इन प्रयोगों में आरोग्य की दृष्टि मुख्य थी, बाद में धार्मिक दृष्टि सर्वोपरि बनी। यानी सर्वप्रथम तो मुझे लगा कि भाई ये जो आहार है, आहार विषयक है, ये हमारे काम के नहीं है, और बाद में धार्मिक दृष्टि सर्वोपरि बनी। इस बीच मेरे उन मित्रों को तो मेरी चिंता ही बनी रही। उन्होंने प्रेमवश ये माना कि अगर मैं मांस नहीं खाऊंगा तो कमजोर हो जाऊंगा। यही नहीं, बल्कि मैं बेवकूफ बना रहूंगा। यानी उस समय जो अंग्रेजों का बोलबाला था, और तब गांधी जी लिखते हैं कि मेरे दोस्त ये कहा करते थे कि अगर मैं मांस नहीं खाऊंगा, अर्थात गांधी जी मांस नहीं खाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, बेवकूफ बने रहेंगे, क्योंकि अंग्रेजों के समाज में घुल मिल ही नहीं सकूंगा। वे जानते थे कि मैं अनाहार विषयक पुस्तकें पढ़ता रहता हूं, और उन पुस्तकों में अलग अलग जो आहार है, अर्थात मांस है, इनके अवगुण भी बताए हुए हैं। उन्हें डर लगा कि इन पुस्तकों के पढ़ने से मैं भ्रमित चित्त बन जाऊंगा, प्रयोगों में मेरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा, मुझे जो करना है उसे मैं भूल जाऊंगा, और पोथी पंडित बन बैठूंगा, अर्थात मैं एक बन बैठूंगा, अर्थात मैं पोथी पंडित बन जाऊंगा, ऐसा उन्होंने सोचा। इस विचार से उन्होंने मुझे सुधारने का एक आखिरी प्रयत्न किया, और उन्होंने मुझे नाटक दिखाने का एक न्योता दिया। अब देखिए यहाँ से इस बात की आत्मकथा का कितना परिवर्तन होता है। अब दोस्तों ने कहा कि वे अपना आज नाटक देखने चलेंगे। वहां जाने से पहले मुझे उनके साथ हार्बर्न भोजनागृह में भोजन करना था। यानी वो इंग्लैंड की बात कर रहे हैं या विदेश की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वहां पर जो हार्बर्न जो भोजनालय था या होटल था, वहां पर मुझे भोजन करना था, और मेरी दृष्टि में यह घर एक महल था। विक्टोरिया होटल छोड़ने के बाद इस गृह में जाने का यह मेरा पहला अनुभव था। विक्टोरिया होटल का अनुभव तो निकम्मा था, क्योंकि मानना होगा कि वहां मैं बेहोशी की हालत में था, और सैकड़ों के बीच हम दो मित्र एक मेज के सामने बैठे। मित्र ने पहली प्लेट मंगाई। दोनों मित्र जो है वो होटल में गए, उस कौन से हार्बर्न होटल में, और हार्बर्न होटल में जाकर के वो एक मेज पर बैठे, आमने सामने बैठ करके, और पहली प्लेट मंगाई, और वह कैसी थी? सूप की थी। तो मैं परेशान हूं। सूप मतलब जो मांस का सूप था। तो यानी मैं बहुत परेशान हो गया। मित्र से क्या पूछता, मैंने तो परोसने वाले को अपने पास बुलाया, और मित्र समझ गए। चिढ़कर मुझसे पूछा, क्या है? मैंने धीरे से संकोच पूर्वक कहा, मैं जानना चाहता हूं कि इसमें मांस तो है नहीं ना, इसमें मांस है या नहीं? ऐसे घर में ये जंगलीपन नहीं चल सकता। अगर तुम्हें अब भी यही किचकिच करनी हो तो तुम बाहर जाकर किसी छोटे भोजनागृह में खा लो, और बाहर ही मेरी राह देखो। मेरे दोस्त ने ये बात कही कि अगर मान लो तुम फिर भी अभी किचकिच करते हो या होटल में ये खाना सूप नहीं खाना चाहते हो, तो आप बाहर कहीं खा लो। मैं इस प्रस्ताव से खुश होकर उठा और दूसरे भोजनालय की खोज में निकल गया। पास ही एक अनाहार वाला भोजनागृह था, पर वह तो बंद हो चुका था। मुझे समझ नहीं पड़ा कि अब क्या करना चाहिए। अब वो वहां पास में गए, पास में एक दो भोजनालय खंगाले, लेकिन वहां पर मिला नहीं। तो उन्होंने सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं भूखा रह गया। हम नाटक देखने गए। मित्रों ने उक्त घटना के बारे में एक भी शब्द से मुंह से शब्द नहीं निकाला, और मेरे पास तो कहने को था ही क्या। यानी दोस्तों ने कुछ भी नहीं कहा, और मैंने भी कुछ भी नहीं कहा। मैं भूखा था, बेशक को कोई बात नहीं, लेकिन ये हमारे बीच का अंतिम मित्र युद्ध था, और न हमारा संबंध छूटा, न कटुता आई, और उनके सारे प्रयत्नों के मूल में रहे हुए प्रेम को मैं पहचान सका था। अब क्या है कि अब दोस्तों के साथ रहे थे, तो दोस्तों से तोड़ भी नहीं सकते थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने ये मध्यम रास्ता निकाला, मैं वहां जाकर के, अर्थात भूखा रहा, फिर भी मैंने दोस्तों को भी नहीं कहा, और दोस्तों ने भी हमारी बात नहीं की। हमारा मित्रता का संबंध भी बना रहा, और हमें आगे बढ़ गए।
आगे क्या होता है, इस कारण विचार और आचार की भिन्नता के रहते हुए भी उनके प्रति मेरा आदर बढ़ गया। पर मैंने सोचा कि मुझे उनका डर दूर करना चाहिए। मैंने निश्चय किया कि मैं जंगली नहीं रहूंगा, सभ्य के लक्षण ग्रहण करूंगा और दूसरे प्रकार के समाज समरस होने योग्य बनकर अनाहार की अपनी विचित्रता को छिपा लूंगा। मैंने सभ्यता सीखने के लिए अपने सामर्थ्य से परे का और छिछला रास्ता पकड़ा। अब उन्होंने कहा कि भाई मैं जैसे मान लो मांस नहीं खाता हूं या मैं जो है मांसाहारी नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं मेरे जो ये लक्षण है वो आपके समाज में अर्थात जिस दोस्ती में आप जहां जाओगे जिस समाज में, तो मैं वहां ऐसा कुछ भी लक्षण प्रकट नहीं करूंगा। इसके लिए मैंने वो सभ्यता सीखने के लिए, मतलब उन दोस्तों की जो सभ्यता थी उस सभ्यता को सीखने के लिए और मेरी सामर्थ्य से परे की बात थी, अर्थात जो मेरे सिद्धांतों से परे था, वो रास्ता भी मैंने पकड़ा। विलायती होने पर भी बंबई के कटे सिले कपड़े अच्छे अंग्रेज समाज में शोभा नहीं देंगे, इस विचार पद्धति का समर्थन करते थे। डॉक्टर एलिसन स्वयं अनाहारी थे और वे बीमारों को केवल अनाहार की ही सलाह देते थे। डॉक्टर एलिसन जो थे वो अनाहारी थे, अर्थात वो कहते थे कि खाने पीने से ही बीमारियां होती है। अगर मान लो जिस तरह की बीमारी है वो खाना छोड़ दो, बीमारी अपने आप खत्म हो जाएगी। इन सब पुस्तकों के अध्ययन का परिणाम ये हुआ कि मेरे जीवन में आहार विषयक प्रयोगों ने महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया। आरंभ में इन प्रयोगों के मुख्य दृष्टि जो थी वो आरोग्य की थी और बाद में धार्मिक दृष्टि सर्वोपरि बन गई। बाद में मैं धार्मिक भी बन गया। इस बीच मेरे उन मित्रों की तो चिंता ही बनी रही। उन्होंने प्रेमवश ये माना कि मैं मांस नहीं खाऊंगा तो कमजोर हो जाऊंगा। अब लेखक बताता है, यानी गांधी जी बताते हैं कि मैंने सभ्यता सीखने के लिए अपनी सामर्थ्य से परे जो छिछला रास्ता था वो पकड़ा और विलायती होने पर भी बंबई के जो कपड़े थे वो पसंद नहीं थे। आगे गांधी जी कहते हैं कि 19 शिलिंग की उस जमाने के लिहाज से तो ये कीमत बहुत कही जाएगी, चिमनी टोपी सिर पर पहनी, यानी जो चिमनी अर्थात वो 3 कोने की जो टोपी होती है वो सर पे पहनी। और इतने से संतोष नहीं हुआ तो बॉन्ड स्ट्रीट में जहां शौकीन लोगों के कपड़े सिलते थे 10 पाउंड पर बत्ती रखकर शाम को पोशाक सिलवाई, यानी 10 पाउंड से एक पोशाक और सिलवाई। और भोले और बादशाही दिल वाले बड़े भाइयों से दोनों जेबों में लटकाने लायक सोने की एक बढ़िया चेन मंगवाई और वह मिल भी गई। बंदी बंदाई टाई पहनना शिष्टाचार में शुमार नहीं था, इसलिए टाई बांधने की कला हस्तगत की, अर्थात टाई भी बांधनी आनी चाहिए थी, इस प्रकार की व्यवस्था थी। तो मैंने वो भी काम किया। और देश में आईना हजामत के दिन ही देखने को मिलता था और यहाँ पर मैंने बड़े आईने के सामने खड़े होकर के और ठीक से टाई बांधने और बालों में पट्टी डालकर सीधी मांग निकालने में रोज लगभग 10 मिनट बर्बाद होते ही थे। यानी कहने का अर्थ है कि गांधी जी जो है वो इस प्रकार साज सज्जा में अपना समय व्यतीत करने लगे। बाल मुलायम ने, क्योंकि ये कंपनी थी उनकी, साथ था उनके अपने दोस्तों का, इसलिए उन्हें अच्छी तरह मुड़े हुए रखने के लिए ब्रश अर्थात के साथ रोज लड़ाई चलती थी। अब अपने बालों को अच्छी तरीके से करने के लिए या अच्छे तरीके से उनकी जो केश विन्यास है वो अच्छा रहे, इसके लिए वो क्या करते थे कि ब्रश का प्रयोग भी करते थे। और टोपी पहनते और निकालते समय हाथ तो मानो मांग को सहेजने के लिए सिर पर पहुंच ही जाता था और बीच बीच में समाज में बैठे बैठे मांग पर हाथ फिराकर बालों को व्यवस्थित रखने की एक और सभ्य क्रिया बराबर चलती रहती थी। तो गांधी जी में ये आदतें पड़ गई थी, अच्छे अच्छे कपड़े सिलवाना, अंग्रेजों की तरह कपड़े पहनना और बालों में कंघी करवाना और भी कई तरह के जो शौक थे। पर इतनी टीमटाम ही काफी नहीं थी। अकेली सभ्य पोशाक से सभ्य थोड़ा ही बना जा सकता है। मैंने सभ्यता के दूसरे कई बाहरी गुण भी जान लिए थे और उन्हें सीखना चाहता था। सभ्य पुरुष को नाचना जानना चाहिए, वे अंग्रेजों के समय की बात है। और वहां फ्रेंच अच्छी तरह से जान लेनी चाहिए क्योंकि फ्रांस की बात है, क्योंकि फ्रेंच इंग्लैंड के पड़ोसी फ्रांस की भाषा थी। फ्रेंच जो है वो इंग्लैंड के जो पड़ोसी देश है वहां की भाषा थी और सारे यूरोप की राष्ट्रभाषा थी फ्रेंच, वो सीखना जरूरी था। और मुझे यूरोप में घूमने की इच्छा थी। इसके अलावा सभ्य पुरुष को लच्छेदार भाषण करना भी आना चाहिए। मैंने नृत्य सीखने का निश्चय किया, एक कक्षा में भर्ती भी हुआ और एक सत्र के करीब 3 पाउंड जमा किए। कोई 3 हफ्तों में करीब 6 सबक सीखे होंगे, अर्थात गांधी जी नाचना सीखने के लिए भी वहां गए। पैर ठीक से तालबद्ध नहीं पड़ते थे, पियानो बजता था
पर वह क्या कह रहा है कुछ समझ में नहीं आता था। 1 2 3 चलता, पर उसके बीच का अंतर तो वह बाजा ही बताता था, जो मेरे लिए अगम्य था। अर्थात मैं नाचने में इतना निपुण नहीं हो पाया। तो अब क्या किया जाए? अब तो बाबा जी की बिल्ली वाला किस्सा हुआ। चूहों को भागने के लिए बिल्ली के लिए गाय और बाबा जी का परिवार बढ़ा, उसी तरह मेरे लिए लोभ का भी परिवार भी बढ़ा। अर्थात मैं और लोभी बना और वायलिन बजाना सीखा। सीखने के लिए अर्थात सोचा कि अब वायलिन बजाना सीख लूं, तो सुर और ताल का ख्याल हो जाए। 3 पाउंड वायलिन खरीदने में मंगवाए और कुछ उसकी शिक्षा के लिए भी थे। भाषण करना सीखने के लिए तीसरी शिक्षक को खोजा। यानी उन्होंने क्या क्या काम किया? पियानो बजाना सीखना, डांस सीखना, वायलिन बजाना सीखना, भाषण सीखना। शिक्षक के घर गए और उन्हें भी एक गिन्नी भेंट की और बेल की स्टैंडर्ड जो एलोक्यूशनिस्ट पुस्तक खरीदी और पिट का भाषण शुरू किया। और इन बेल साहब ने मेरे कान में घंटी बजाई। मैं जागा, मुझे कौन इंग्लैंड में जीवन बिताना है? लच्छेदार भाषण करना सीखकर मैं क्या करूंगा? नाच गाकर मैं सभ्य कैसे बनूंगा? अब क्या हुआ कि अब थोड़ा सा जब मैं सोचने लगा, तब मैंने सोचा कि मैं नाच गाना करके क्या करूंगा? वायलिन तो देश में भी सीखा जा सकता है। मैं तो विद्यार्थी हूं, मुझे विद्याधन बढ़ाना चाहिए। मुझे अपने पैसे से संबंध रखने वाली तैयारी करनी चाहिए। मैं अपने सदाचार से सभ्य समझा जाऊं तो ठीक है, नहीं तो मुझे ये लोभ छोड़ना चाहिए। इन विचारों की धुन में मैंने उपयुक्त हास्य के जो उद्गारों वाला पत्र भाषण शिक्षक को भेज दिया। उनसे मैंने 2 या 3 ही पाठ पढ़े थे। नृत्य शिक्षिका को भी ऐसा ही पत्र लिखा। वायलिन शिक्षिका का घर वायलिन लेकर पहुंचा। उन्हें जिस दाम में भी वो बिक के बेच डालने की इजाजत दी। मैंने वायलिन वाली जो अध्यापिका थी या टीचर थे, उनसे कहा कि ये वायलिन मैं बेचना चाहता हूँ, इस वायलिन के जितने पैसे बढ़ते हैं वही मुझे दे दो। उनके साथ कुछ मित्रता का संबंध हो गया था, इस कारण मैंने उनसे अपने मोह की चर्चा की। नाच आदि के जंजाल में से निकल जाने की मेरी बात उन्हें पसंद की और सभ्य बनने की मेरी ये सनक लगभग 3 महीने चली होगी और पोशाक की टीम टाम तो बरसों चली। पर अब मैं विद्यार्थी बना। अब ये कहते हैं कि मैं जब विद्यार्थी बना, मेरे दोस्तों की संगत मेरी ऐसी लग गई थी। दोस्त कहते हैं कि ऐसे कपड़े नहीं पहनोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपको नाचना नहीं आता है तो दोस्तों में आपकी बेइज्जती होगी। अगर आपके पास वायलिन बजाना नहीं आता है, गाना नहीं आता है, आपके बाल अच्छे नहीं है तो आप अच्छे नहीं है। लेकिन ये सब गांधी जी कहते हैं कि ये सब ढकोसले हैं। इनसे कोई आदमी महान नहीं बनता, इनसे कोई सभ्य विद्यार्थी नहीं बनता है। ये तो था उनके सभ्य पोशाक का, अर्थात पोशाकों से कुछ भी नहीं होता। अब आगे देखिए गांधी जी के जीवन की क्या बात घटना आती है। दूसरी घटना आती है बलवान से भिड़ंत। अब एशियाई अधिकारियों की ओर लौटे। एशियाई अधिकारियों का बड़े से बड़ा थाना था जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। और मैं ये देख रहा था कि उस थाने में हिंदुस्तानी चीनी आदि का रक्षण नहीं बल्कि भक्षण होता था। हिंदुस्तानी और चीन का कोई आदमी वहां होता था तो वहां उनकी रक्षा नहीं होती थी, वहां उसे खाया जाता था, मतलब उनका भक्षण होता था, वहां उसे नोचा जाता था, उसके साथ अन्याय होता था। मेरे पास रोज शिकायतें आती और हकदार दाखिल नहीं हो सकते और बिना हक वाले 100 पाउंड देकर चले आ रहे थे। इसका इलाज आप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? मेरी भी यही भावना थी। और यदि यह सड़ांध दूर नहीं हो तो मेरा ट्रांसवाल में बसना व्यर्थ माना जाएगा। ट्रांसवाल में ये रहते थे जोहान्सबर्ग के पास। तो मैं प्रमाण जुटाने लगा। मेरे पास प्रमाणों का अच्छा सा संग्रह हो गया और मैं तो पुलिस कमिश्नर के पास जा पहुंचा। मुझे लगा कि उसमें दया और न्याय की वृत्ति है। बलवान से भिड़ंत कैसे हो रही है देखिए। मेरी बात को बिल्कुल अनसुनी करने के बदले उसने मुझे धीरज से सुना और प्रमाण उपस्थित करने को कहा। गवाहों के बयान उसने लिए और उसे विश्वास हो गया कि जिस तरह मैं जानता था उसी तरह वह भी जानता था कि दक्षिण अफ्रीका में गोरे पंचों द्वारा गोरे अपराधियों को दंड दिलाना कठिन है। यह अर्थात गोरे और काले का जो भेद था उसमें, तो उसने कहा कि गोरे जो पंच है अर्थात गोरे लोग जो है वो गोरे लोगों को तो दंड देते नहीं है और जो काले लोग है अश्वेत पर्सन है उनको वो दंड देते हैं। उसने कहा फिर भी हम प्रयत्न तो करें और ऐसे अपराधी जूरी द्वारा छोड़ दिए जाएंगे। इस डर से उन्हें न पकड़वाना भी उचित नहीं है, इसलिए मैं तो उन्हें पकड़वाऊंगा। आपको इतने में विश्वास दिलाता हूं कि अपनी मेहनत में मैं कोई कसर नहीं रखूंगा। मुझे तो विश्वास था ही, दूसरे अधिकारियों पर भी संदेह तो था, पर उनके विरुद्ध मेरे पास कमजोर प्रमाण था।
दो के बारे में कोई संदेह नहीं था, अतएव मैं दो के नाम वारंट निकले और मेरा आना जाना छिपा नहीं रह सकता था। कई लोग देखते थे कि मैं प्राय प्रतिदिन पुलिस कमिश्नर के यहाँ जाता हूँ। जब मैं पुलिस कमिश्नर के पास जाता और उन लोगों की रिपोर्ट लिखवाता तो वे मुझे देखते थे। इन दो अधिकारियों के छोटे बड़े जासूस तो थे ही, और वे मेरे दफ्तर में निगरानी भी रखते थे और मेरे आने जाने की खबर उन अधिकारियों को पहुंचाते थे। यहाँ मुझे ये कहना चाहिए कि उक्त अधिकारियों का अत्याचार इतना ज्यादा था कि उन्हें ज्यादा जासूस नहीं मिलते थे। यदि हिंदुस्तानियों और चीनियों की मुझे मदद न होती तो ये अधिकारी पकड़े ही नहीं जाते। हिंदुस्तानी और चीनियों ने मेरी मदद की और इन दो में से एक अधिकारी भागा। पुलिस कमिश्नर ने बाहर का वारंट निकालकर उसे वापस पकड़वाया। मुकदमा चला, प्रमाण भी मजबूत थे और एक तो भागने का प्रमाण जूरी के पास पहुंच चुका था। फिर भी दोनों छूट गए। मुझे बड़ी निराशा हुई। अर्थात उन लोगों ने इतनी गलतियां की, फिर भी उनकी गलतियां माफ कर दी गई और उन गलतियों के आधार पर उन्हें पकड़ा नहीं गया। पुलिस कमिश्नर को भी दुख हुआ। वकालत से मुझे अरुचि हो गई, अर्थात कि मुझे प्रैक्टिस करनी नहीं चाहिए, अर्थात मुझे बैरिस्ट्री से नफरत होने लगी। बुद्धि का उपयोग अपराध को छिपाने में होता देखकर मुझे बुद्धि ही अप्रिय लगने लगी और दोनों अधिकारियों का अपराध इतना प्रसिद्ध हो गया था कि उनके छूट जाने पर भी सरकार उन्हें रख नहीं सकी, अर्थात उन पर कोई कंट्रोल नहीं हुआ। आगे क्या होता है, दोनों बर्खास्त हो गए और एशियाई विभाग कुछ साफ हुआ। अब हिंदुस्तानियों को धीरज बंधा और उनकी हिम्मत बढ़ी। अर्थात अब क्या है कि अब हालांकि वो वहां से छूट गए अपराधी, लेकिन फिर भी कुछ कंट्रोल हुआ और इससे मेरी प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। मेरे धंधे में वृद्धि हुई। हिंदुस्तानी समाज के जो सैकड़ों पौंड हर महीने रिश्वत में जाते थे, उनमें से कुछ बचत हुई और ये तो नहीं कहा जा सकता कि पूरी रकम बची, लेकिन बेईमान तो अब भी रिश्वत खाते थे। पर यह कहा जा सकता है कि जो प्रामाणिक थे वे अपनी प्रामाणिकता की रक्षा कर सकते थे। अर्थात जो व्यक्ति प्रामाणिक थे, अर्थात जो व्यक्ति वास्तव में सही थे, वो अपनी अस्मिता की रक्षा आराम से कर सकते थे। और मैं कह सकता हूं कि इन अधिकारियों के इतने अधम होने पर भी उनके विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से मेरे मन में कुछ भी नहीं था। हालांकि वो अधम थे, अर्थात नीच थे, फिर भी मेरे मन में उनके प्रति कुछ भी नहीं था। मेरे इस स्वभाव को वो जानते थे और जब उनकी कंगाल हालत में मुझे मदद करने का मौका मिला तो मैंने उनकी मदद भी की थी। यदि मेरा विरोध न हो तो मैं उन्हें जोहान्सबर्ग म्युनिसिपैलिटी में नौकरी भी मिल सकती थी, अगर मान लो मेरा विरोध नहीं होता। उनका एक मित्र मुझे मिला और मैंने उन्हें नौकरी दिलाने में मदद करना मंजूर कर लिया। जिसे वो अपराधी था जिसके विरुद्ध उन्होंने मुकदमा चलाया था, गांधी जी के पास आया और गांधी जी से माफी मांगने लगा और फिर गांधी जी बिल्कुल, क्योंकि सच्चे दिल के व्यक्ति थे, तो उन्होंने नौकरी दिलवाई और मेरे काम का यह प्रभाव पड़ा कि मैं जिन गोरों के संपर्क पाया वे मेरी तरफ से निर्भय रहने लगे। अर्थात वो डरते नहीं थे। उन्होंने सोचा कि वास्तव में ये तो सच्चा आदमी है। यद्यपि मैं उनके विभागों के विरुद्ध मुझे लड़ना पड़ता था, तीखे शब्द कहने पड़ते थे, फिर भी वे मेरे साथ मधुर संबंध रखते थे। इस प्रकार का बर्ताव मेरा एक स्वभाव ही था। इसे मैं उस समय ठीक से जानता नहीं था। यह तो मैं बाद में समझने लगा कि मेरे इस बर्ताव में सत्याग्रह की जड़ मौजूद है और अहिंसा का एक विशेष अंग है, अर्थात कि मेरे स्वभाव में ही सत्य और अहिंसा है, ऐसा गांधी जी को महसूस हुआ। मनुष्य और उसका काम ये तो भिन्न वस्तुएं हैं। अच्छे काम के प्रति आदर और बुरे काम के प्रति तिरस्कार होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अच्छा काम हो तो आदर होनी चाहिए और बुरा काम हो तो उसके प्रति तिरस्कार होना चाहिए। भले बुरे करने वालों के प्रति सदा आदर और दया रहनी चाहिए। चाहे आदमी भला है बुरा है, लेकिन उनके प्रति हमारे मन में आदर और दया तो रहनी चाहिए। ये चीज समझने में सरल है पर इसके अनुसार आचरण बहुत कम होता है। इसी कारण इस संसार में विष फैलता रहता है और सत्य के शोध के मूल में ऐसी अहिंसा है। मैं प्रतिक्षण ये अनुभव करता हूं कि जब तक ये अहिंसा मेरे हाथ में नहीं आती तब तक सत्य मिल नहीं जाता। अर्थात जब तक व्यक्ति अहिंसक नहीं होता तब तक वह सत्य का प्रयोग नहीं कर सकता। जो व्यक्ति सत्य का प्रयोग करता है उसे अहिंसक पहले होना पड़ता है। व्यवस्था या पद्धति के विरुद्ध झगड़ना शोभा देता है, पर व्यवस्थापक के विरुद्ध झगड़ना करना तो अपने विरुद्ध झगड़ने के समान। अर्थात व्यवस्था जो है, अर्थात कानून है, कानून गलत है तो उस कानून के प्रति झगड़ा किया जाता है, लेकिन कानून का पालन करने वाले, कानून लगाने वाले उन व्यक्तियों से झगड़ने से कोई नहीं। अर्थात उनके दिल में जो बसी हुई बात है उसको बदलना जरूरी है, ये गांधी जी मानते थे। क्योंकि हम सब एक ही कुंजी से रचे गए हैं, एक ही ब्रह्मा की संतान है।
व्यवस्थापक में अनंत शक्तियां निहित होती है। व्यवस्थापक का अनादर या तिरस्कार करने से उन शक्तियों का अनादर होता है और वैसा होने पर व्यवस्थापक को और संसार को हानि पहुंचती है। तो ये था उनका बलवान से पीड़ित। बलवान से पीड़ित का मतलब वहां पर जो लोग अपराधी थे उन अपराधियों को भी उन्होंने उनका दिल परिवर्तन किया है। तीसरा जो उनका है वह है आत्मिक शिक्षा। आत्मिक शिक्षा के बारे में कहते हैं कि विद्यार्थियों के शरीर और मन को शिक्षित करने की अपेक्षा आत्मा को शिक्षित करने में मुझे बहुत परिश्रम करना पड़ा। अर्थात आदमी शरीर और मन से तो शिक्षित हो जाता है, लेकिन अपनी आत्मा को शिक्षित करना, देखिए बहुत बड़ी बात है। आत्मा के विकास केवल ने धर्म ग्रंथों पर कम आधार रखा था। मैं मानता था कि विद्यार्थियों को अपने अपने धर्म के मूल तत्व जानने चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी को अपने धर्म के बारे में जानकारी होनी चाहिए, अपने अपने धर्म ग्रंथों का साधारण ज्ञान भी होना चाहिए। इसलिए मैंने यथाशक्ति इस बात की थी कि उन्हें यह मिल सके, किंतु उसे मैं बुद्धि की शिक्षा का अंग मानता हूं। अर्थात धर्म ग्रंथों के बारे में हम जानते हैं, हमारे धर्म के बारे में हम जानते हैं, ये हमारी बुद्धि है, लेकिन आत्मा की शिक्षा एक बिल्कुल भिन्न विभाग है। आत्मा शिक्षित है कि नहीं है, ये धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसे मैं टोलस्टॉय आश्रम के बालकों को सिखाने लगा और उसके पहले ही जान चुका था। आत्मा का विकास करने का अर्थ है चरित्र का निर्माण करना। सबसे बड़ी बात है अपना चरित्र अच्छा हो। ईश्वर का ज्ञान पाना, अर्थात महसूस करना ईश्वर को, और अपने आत्मज्ञान प्राप्त करना। ये आत्मिक ज्ञान के लिए अपनी आत्मा को शिक्षित करने के लिए 3 चीजें आवश्यक है। इस ज्ञान को प्राप्त करने में बालकों को बहुत ज्यादा मदद की जरूरत होती है। इसके बिना दूसरा ज्ञान व्यर्थ है, हानिकारक भी हो सकता है। अर्थात हमें जब एक बच्चों को जब पढ़ाना है तो उनके चरित्र का निर्माण करें, ईश्वर का ज्ञान दें और उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित भी करें। ऐसा मेरा विश्वास था और मैंने सुना कि लोगों में यह भ्रम फैला हुआ है कि आत्मज्ञान चौथे आश्रम में प्राप्त होता है, लेकिन जो लोग इस अमूल्य वस्तु को चौथे आश्रम में मुलतवी रखते हैं, अर्थात लोग कहते हैं कि चौथा आश्रम जो होता है, अर्थात हमारे जो आश्रम हैं जैसे ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, संन्यास है, वानप्रस्थ है, यानी चौथा आश्रम जो है वानप्रस्थ अर्थात व्यक्ति वो वन की ओर चला जाता है, तो उस आश्रम में आदमी को आत्मज्ञान होता है। ये बात गांधी जी कहते हैं कि मैं सच नहीं मानता। वे आत्मज्ञान प्राप्ति नहीं करते, बल्कि बुढ़ापा और दयाजनक बचपन पाकर पृथ्वी पर भार रूप बनकर जीते हैं। इस प्रकार का सार्वत्रिक अनुभव पाया जाता है। संभव है कि सन 1911-12 में इन विचारों को इस भाषा में न रखता, पर मुझे यह अच्छी तरह याद है कि उस समय मेरे विचार इसी प्रकार के थे। आत्मिक शिक्षा किस प्रकार दी जाए? मैं बालकों से भजन गुआता, उन्हें नीति की पुस्तकें पढ़कर सुनाता, किंतु इससे मुझे संतोष नहीं होता था। अर्थात मैं बच्चों को नीति की पुस्तकें पढ़ाना, उन्हें भजन गुआना, अर्थात ये बातें करता था, लेकिन फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हुआ कि मैं इनको आत्मिक शिक्षा नहीं दे पा रहा हूं। जैसे जैसे मैं उनके संपर्क में आया, मैंने ये अनुभव किया कि ये ज्ञान पुस्तकों द्वारा तो दिया ही नहीं जा सकता। अर्थात पुस्तकों से तो हम ज्ञान दे ही नहीं सकते, हम अपने चरित्र से ही बच्चों को आत्मिक शिक्षा दे सकते हैं। शरीर की शिक्षा जिस प्रकार शारीरिक कसरत द्वारा दी जाती है, बुद्धि की बौद्धिक कसरत द्वारा दी जाती है, उसी प्रकार आत्मा की शिक्षा आत्मिक कसरत द्वारा ही दी जा सकती है। बहुत अच्छी बात है। शरीर की शिक्षा अर्थात शरीर को सुंदर बनाना है, शरीर को अच्छा बनाना है, तो हमें शरीर में शारीरिक कसरत करनी चाहिए। बुद्धि को अच्छा बनाना है तो हमें बौद्धिक कसरत करनी चाहिए। अर्थात जैसे मान लो एक विद्यार्थी जो होता है वो गणित में बहुत होशियार होता है, क्योंकि वो बार बार गणित पढ़ता है, तो बौद्धिक विकास हुआ ये। लेकिन आत्मिक शिक्षा के लिए हमें अपनी आत्मा को कसरत करवानी है, और आत्मा की कसरत शिक्षक के आचरण द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। आत्मा की जो शिक्षा है वो एक, जैसे मान लो आपके सामने जैसा शिक्षक होता है, बच्चे भी वैसा अनुकरण करते हैं। तो अतएव युवक हाजिर हो जाने हो चाहे न हो, शिक्षक को सावधान रहना चाहिए। अर्थात विद्यार्थियों के कक्षा में जाने से पहले शिक्षक को बिल्कुल सच्चरित्र होकर के और बहुत ही अच्छे आचरण वाला होकर के जाना चाहिए। लंका में बैठा हुआ शिक्षक भी अपने आचरण द्वारा शिष्यों की आत्मा को हिला सकता है। मैं स्वयं झूठ बोलूं और अपने शिष्यों को सच्चा बनने का प्रयत्न करूं तो व्यर्थ होगा। अर्थात अगर एक शिक्षक नशा करता है, विद्यार्थियों को कहता है कि विद्यार्थियों नशा नहीं करना चाहिए, तो क्या विद्यार्थी उसकी बात मानेंगे? कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि यदि शिक्षक स्वयं उस विकार का दोषी है तो वो विद्यार्थियों को कुछ नहीं दे सकता। डरपोक शिक्षक शिष्यों को वीरता नहीं सिखा सकता।
मैंने देखा कि मुझे अपने पास रहने वाले युवकों और युवतियों के सम्मुख पदार्थ पाठ सा बनकर रहना चाहिए। इस कारण मेरे शिष्य शिक्षक बने। मैं ये समझा कि मुझे अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए अच्छा और बना रहना चाहिए। अतएव कहा जा सकता है कि टोलस्टॉय आश्रम का मेरा अधिकतर संयम इन युवकों और युवतियों की बदौलत था। आश्रम में एक युवक बहुत उद्यम मचाता था, झूठ बोलता था, किसी से दबता नहीं था, दूसरों के साथ लड़ता था, झगड़ता रहता था। एक दिन उसने बहुत ही उद्यम मचाया, अर्थात जहां पर जिस हॉस्टल में वो रहते थे, तो उस आश्रम में क्या है कि वहां पर एक ऐसा व्यक्ति था, ऐसा लड़का था जो बहुत उद्यमी था, बहुत निकम्मा था, अर्थात बहुत झूठ बोलता था, दूसरों से लड़ाइयां भी करता था। तो अब वो कहता है कि उसका इलाज मैंने कैसे किया। मैं घबरा उठा, मैं विद्यार्थियों को कभी सजा नहीं देता था और इस बार मुझे बहुत क्रोध आ गया। मैं उसके पास पहुंचा, समझाने पर वह किसी प्रकार नहीं समझता था। उसने मुझे धोखा देने का प्रयत्न किया। मैंने अपने पास पड़ा हुआ रूल उठाकर उसकी बांह पर दे मारा। गांधी जी कहते हैं मुझे क्रोध आ गया, समझाने पर भी नहीं मानता है, कुछ भी नहीं मानता, तो मैंने उसे, मेरे पास एक डंडा था, वो डंडा मार दिया। मारते समय मैं कांप रहा था, इसे उसने देख लिया होगा और मेरी ओर से ऐसा अनुभव किसी विद्यार्थी को इससे पहले नहीं हुआ था। विद्यार्थी रो पड़ा, उसने मुझसे माफी मांगी, उसे डंडा लगा और चोट पहुंची, इससे वह रोया नहीं था। अगर वे मेरा मुकाबला करना चाहता तो मुझसे निपट सकने की उसमें शक्ति थी, अर्थात वो मुझसे ज्यादा सामर्थ्यवान था, उसमें ज्यादा ताकत था। लेकिन फिर भी मेरे कांपते हुए हाथ को देख करके और उसे ये ज्ञान हो गया था कि वास्तव में गुरुजी मुझे मारना नहीं चाहते थे, लेकिन मैंने मजबूर कर दिया है। उसकी उम्र कोई 17 साल की रही होगी, शरीर सुगठित था, पर मेरे रूल से उसे बहुत दुख का दर्शन हो गया। इस घटना के बाद फिर उसने कभी मेरा सामना नहीं किया, लेकिन उसे रूल मारने का पछतावा मेरे दिल में आज तक बना हुआ है। अर्थात मैंने जब उसे डंडा मारा तो वो डंडा मारने का जो पछतावा है वो आज भी मैं करता हूं। मुझे भय है कि उसे मारकर मैंने अपनी आत्मा का नहीं बल्कि अपनी पशुता का ही दर्शन करवाया है। बालकों को मारपीट कर पढ़ाने का मैं हमेशा विरोधी रहा हूं, अर्थात बच्चों को मारपीट करके हम नहीं पढ़ा सकते। बच्चों को पढ़ाने के लिए बच्चों की भावना को बदलना होता है। मुझे ऐसी एक घटना याद है कि जब मैंने अपने लड़कों में से एक को पीटा था, रूल पीटने में मैंने उचित कार्य नहीं किया, इसका निर्णय मैं आज तक नहीं कर सका हूं। इस दंड के औचित्य के विषय में मुझे शंका है, क्योंकि उसमें क्रोध भरा था और दंड देने की भावना थी। यदि उसमें केवल मेरे दुख का ही प्रदर्शन होता तो मैं उस दंड को उचित समझता, पर उसमें विद्यमान भावना मिश्र थी। और इस घटना के बाद तो मैं विद्यार्थियों को सुधारने की अच्छी रीति सीखा, अर्थात मैंने फिर डंडे का प्रयोग नहीं किया। यदि इस कला का उपयोग मैंने उक्त अवसर पर किया होता तो उसका कैसा परिणाम होता, मैं नहीं कह सकता। वह युवक तो इस घटना को तुरंत भूल गया। मैं ये नहीं कह सकता कि उसमें बहुत सुधार हो गया, पर उस घटना ने मुझे इस बात के लिए अधिक सोचने को विवश किया कि विद्यार्थी के प्रति शिक्षक का क्या धर्म है। विद्यार्थी के प्रति शिक्षक का क्या धर्म है। उसके बाद युवकों द्वारा ऐसे ही दोष हुए, लेकिन मैंने फिर कभी दंड नीति का उपयोग नहीं किया। अर्थात मेरे सामने बहुत सारे युवक, बहुत सारे बच्चे जो आते थे, वो इसी प्रकार उद्यमी थे, इसी प्रकार के बदमाश थे, लेकिन उनके लिए मैंने कभी डंडे का प्रयोग नहीं किया। इस प्रकार आत्मिक ज्ञान देने के प्रयत्न में मैं स्वयं अपने आत्मा के गुण को अधिक समझने लगा। अर्थात मैंने देखा कि व्यक्ति का आत्मिक ज्ञान विकसित होना चाहिए, विद्यार्थी का आत्मिक ज्ञान विकसित होना चाहिए, तब वह व्यक्ति और विद्यार्थी एवं अनुशासित हो सकता है। अब अंत में देखिए क्या होता है। आगे शांति निकेतन चौथा बिंदु है इनका, और आगे कहते हैं कि राजकोट से मैं शांति निकेतन गया। वहां शांति निकेतन के अध्यापकों और विद्यार्थियों ने मुझ पर ऐसा प्रेम बरसाया। स्वागत की विधि में सादगी, कला और प्रेम का सुंदर मिश्रण था। मैं वहां काका साहब कालेलकर से पहले मिला। सबसे पहले वह शांति निकेतन में काका साहब कालेलकर से मिले। और कालेलकर साहब काका साहब क्यों कहलाते थे, कालेलकर जो है काका साहब क्यों कहलाते थे, ये मैं उस समय नहीं जानता था, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि केशवराव देशपांडे जो विलायत में मेरे समकालीन थे, केशवराव देशपांडे, देखिए काका कालेलकर को काका साहब क्यों कहा जाता था, इसलिए कि केशवराव देशपांडे जो विलायत में मेरे समकालीन थे और जिनके साथ विलायत में मेरा अच्छा परिचय हो गया था, बड़ौदा राज्य में गंगनाथ विद्यालय चला रहे हैं। कौन? केशवराव देशपांडे।
और उनकी अनेक भावनाओं में से एक ये भी थी कि विद्यालय में पारिवारिक भावना होनी चाहिए। केशवराव देशपांडे जो है, जिनका विद्यालय था, उस विद्यालय में ये चाहते थे कि उनका विद्यालय पारिवारिक हो। परिवार में जिस प्रकार संबंध होते हैं वैसे ही संबंध हमारे विद्यालय में होना चाहिए। इस विचार से वहां सभी अध्यापकों के नाम रखे गए थे। उनमें कालेलकर को काका नाम दिया गया था, फड़के को मामा नाम दिया गया था, हरिहर सम्मा को अन्ना यानी बड़े भाई अन्ना कहे जाते थे। दूसरों के भी यथार्थ योग्य नाम रखे गया था। जहां जितने अध्यापक थे उन सभी अध्यापकों के नाम अलग अलग रखे गए थे। काका कालेलकर को काका इसलिए नाम दिया गया था, केशवराव देशपांडे की जो उनकी जो स्कूल थी उस स्कूल में। काका के साथी के रूप में आनंदानंद और मामा के मित्र के नाते पटवर्धन आगे चलकर इस कुटुंब में सम्मिलित हुए। इस कुटुंब के उपयुक्त 500 सदस्य एक के बाद एक मेरे साथी बन गए। देशपांडे साहब के नाम से पुकारे जाने लगे। देशपांडे को साहब के नाम से जाना गया। साहब का विद्यालय बंद होने पर वे कुटुंब बिखर गया, पर इन लोगों ने अपना आध्यात्मिक संबंध नहीं छोड़ा। अर्थात उस विद्यालय में जो उन्होंने अपना जो संबंध बनाया था वो संबंध उन्होंने कभी भी नहीं छोड़ा और काका साहब भिन्न भिन्न अनुभव प्राप्त करने में लग गए। इसी सिलसिले में वे इस समय शांति निकेतन में रहते थे और इसी मंडल में एक और सदस्य चिंतामणि शास्त्री भी वहां पर रहते थे। चिंतामणि शास्त्री भी वहां पर रहते थे और ये दोनों संस्कृत सिखाने में हिस्सा लेते थे। शांति निकेतन में मेरे मंडल को अलग से ठहराया गया था और यहाँ मगनलाल गांधी उस मंडल को संभाल रहे थे। शांति निकेतन की बात कह रहे हैं, मगनलाल गांधी उनके भतीजे थे, वो रहते थे और फिनिक्स आश्रम के सब नियमों का पालन सूक्ष्मता से करते कराते भी थे। मगनलाल गांधी जो फिनिक्स जो आश्रम था उस आश्रम के जितने भी नियम थे उन नियमों का पालन करवाते। मैंने देखा कि उन्होंने अपने प्रेम, ज्ञान और उद्योग के कारण शांति निकेतन में अपनी सुगंध फैला दी थी। एंड्रेस तो यहाँ थे ही, पियर्सन भी थे। जगन्नाथ बाबू, नेपाल बाबू, संतोष बाबू, क्षितिज मोहन, नगेन बाबू, शरद बाबू, काली बाबू के साथ हमारा खास संपर्क था। मतलब ये बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे। इन विद्वान व्यक्तियों से गांधी जी का संबंध रहा। अपने स्वभाव के अनुसार में विद्यार्थियों और शिक्षकों में घुल मिल गया और स्व परिश्रम के विषय में चर्चा करने लगा, अर्थात स्वावलंबन की। मैंने वहां के शिक्षकों के सामने बात रखी कि वैतनिक रसोइयों के बदले शिक्षक और विद्यार्थी अपनी रसोई स्वयं बना लें तो अच्छा हो। वहां पर जो रसोईया और रसोई बनाते थे तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो विद्यार्थी और शिक्षक मिलकर के यदि रसोई बनाए तो सबसे अच्छी बात है। ऐसा करने से आरोग्य और नीति की दृष्टि रसोई घर पर और शिक्षक समाज का प्रभुत्व स्थापित होगा। विद्यार्थी स्वावलंबन तथा स्वयं पाक का पदार्थ पाठ सीखेंगे, अर्थात विद्यार्थी भी रसोई बनाना सीख जाएंगे। एक दो शिक्षकों ने सिर हिलाया। कुछ लोगों को यह प्रयोग बहुत अच्छा लगा, नई चीज, फिर ये कैसी भी क्यों न हो, बालकों को तो अच्छी लगती ही है और इस न्याय से ये चीज भी उन्हें अच्छी लगी और प्रयोग शुरू हो गया। और जब कविश्री के सामने ये चीज रखी गई तो उन्होंने अपनी सहमति दे दी और शिक्षक अनुकूल हो तो स्वयं उन्हें ये प्रयोग अवश्य पसंद होगा। और उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि इसमें स्वराज्य की चाबी मौजूद है, अर्थात इसमें जो स्वराज्य मौजूद है, अर्थात हमें अपना काम खुद को करना चाहिए, ये बात इसमें है। शांति निकेतन की बात बताते हैं। पियर्सन ने प्रयोग को बनाने में अपने आप को खपा दिया और उसने बहुत अच्छा लगा उन्हें। मंडली साग काटने वालों की बनी, दूसरे अनाज साफ करने वालों की बनी, रसोई घर के आसपास शास्त्रीय ढंग से सफाई करने के काम में नगेन बाबू आदि जुट गए और उन लोगों ने को कुदाली से काम करते देखकर मेरा हृदय नाच उठा। अर्थात वो लोग परिश्रम कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मेहनत के इस काम को 125 विद्यार्थी और शिक्षक भी एकाएक नहीं अपना सकते थे, अतः रोज चर्चाएं चलती। कुछ लोग थक जाते परंतु पियर्सन नहीं थकते थे। वे हंसते चेहरे से रसोई घर के किसी न किसी काम में जुटे ही रहते थे। बड़े बड़े बर्तन मांजना उन्हीं का काम था। बड़े बड़े बर्तन मांजने का काम कौन करते थे? पियर्सन। बर्तन मांजने वाली टुकड़ी की थकान उतारने के लिए कुछ विद्यार्थी वहां सितार बजाते थे। विद्यार्थियों ने प्रत्येक काम को पर्याप्त उत्साह से करना सीख लिया और समूचा शांति निकेतन मधुमक्खियों के छत्ते की भांति गूंजने लगा, अर्थात हर आदमी काम करता हुआ कुछ न कुछ गुनगुनाता रहता था। और इस प्रकार के फेर फार जब एक बार शुरू हो जाते तो फिर वे रुक नहीं पाते। फिनिक्स का रसोई घर स्वावलंबी बन गया और यही नहीं बल्कि उसमें रसोई की भी शादी बनती थी। मसालों का त्याग किया गया था। भात, दाल, साग, गेहूं के पदार्थ भी भाप के द्वारा पका ले जाते थे।
बंगाली खुराक में सुधार करने के विचार से उस प्रकार का रसोई घर शुरू किया गया। उसमें 1-2 अध्यापक और कुछ विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे। ऐसे ही प्रयोगों द्वारा सर्वसाधारण रसोई घर को स्वावलंबी बनाने का प्रयोग शुरू किया गया, पर आखिर कुछ कारणों से यह प्रयोग बंद हो गया। मेरा विश्वास ये है कि इस जगत विख्यात संस्था ने थोड़े समय के लिए भी इस प्रयोग को अपना अगर कुछ खोया नहीं, उससे प्राप्त अनुभवों और उसके लिए उपयोगी सिद्ध हुए। और मेरा विचार शांति निकेतन में कुछ समय रहने का था, किंतु विधाता मुझे जबरदस्ती घसीट कर ले गया और मैं मुश्किल से वहां 1 हफ्ता रहा होऊंगा कि इतने में पूना से गोखले के अवसान का तार मिला था। जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, गांधी जी के राजनीतिक गुरु, उनका देहांत हो गया था और शांति निकेतन शोक में डूब गया था। सब मेरे पास संवेदना के लिए आए। मंदिर में विशेष सभा की गई और यह गंभीर दृश्य था। मैं उसी दिन पूना के लिए रवाना हो गया। पत्नी और मगनलाल गांधी को अपने साथ लिया, बाकी सब शांति निकेतन में रहे। बर्दवान तक एंड्रेज मेरे साथ आए थे। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या आपको ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में आपके लिए सत्याग्रह करने का अवसर आएगा, और अगर ऐसा हो तो कब आएगा? ये बात किसने कही थी? यानी एंड्रूज ने। इसकी कोई कल्पना है आपको? मैंने जवाब दिया, इसका उत्तर देना कठिन है। अभी 1 वर्ष तक मुझे कुछ करना ही नहीं है। गोखले ने मुझसे प्रतिज्ञा करवाई है कि मुझे 1 वर्ष तक देश में भ्रमण करना है। यानी जब वो विदेश से लौटे थे 1915 में, तब गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि भाई आपको और कुछ भी नहीं करना है, पहले अभी देश को भ्रमण करना है, देश को देखना है कि देश की स्थिति कैसी है। किसी सार्वजनिक प्रश्न पर अपना विचार तो बनाना है, पर प्रकट नहीं करना है। मैं इस प्रतिज्ञा का अक्षरश पालन करूंगा। बाद में मुझे किसी प्रश्न पर कुछ कहने की जरूरत होगी तो मैं कहूंगा। इसलिए मैं नहीं समझता कि 5 वर्ष तक सत्याग्रह का कोई अवसर आएगा। यहां मैं कहना अप्रस्तुत नहीं होगा। हिंद स्वराज्य जो मैंने विचार व्यक्त किए हैं, गोखले उनका मजाक उड़ाते थे और कहते थे, आप 1 वर्ष हिंदुस्तान में रहकर देखेंगे तो आपके विचार अपने आप ठिकाने आ जाएंगे। अर्थात मैंने जो हिंद स्वराज्य की स्थापना का जो लक्ष्य रखा था, वो लक्ष्य शायद इतना जल्दी पूरा नहीं हो पाता। तो ये था उनका शांति निकेतन का अनुभव। और अब क्या है, देखिए, अब अनुभव है इनका अंतिम 5वां खादी का जन्म कैसे हुआ। मुझे याद नहीं पड़ता कि सन 1908 तक मैंने चरखा या करगा कहीं देखा हो। 1908 तक उन्होंने चरखा या करगा देखा ही नहीं। चरखा जो जिससे ऊन काटी जाती है, सूत काटा जाता है। फिर भी मैंने हिंद स्वराज्य में यह माना था कि चरखे के जरिए हिंदुस्तान की कंगालियत मिट सकती है, हिंदुस्तान की गरीबी मिट सकती है। ये तो सबके समझ सकने की जैसी बात है कि जिस रास्ते से भूखमरी मिटेगी उसी रास्ते स्वराज्य मिलेगा। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से हिंदुस्तान वापस आया था मैं। गांधी जी कहते हैं कि 1915 में मैं वापस आया था और तभी मैंने चरखे के दर्शन किए थे। तब भी मैंने चरखे के दर्शन नहीं किए थे। आश्रम के खुलते ही उसमें करगा शुरू किया गया था और करगा शुरू करने की मुझे बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। अब देखिए, खादी का जन्म हुआ, खादी के लिए भी उन्हें कितने चीजों का सामना करना पड़ा, क्या क्या परिस्थितियां रही। हम सब अनजान थे, अतएव करघे के मिल जाने पर भी करगा चल नहीं सकता था, मतलब हमें चलाना नहीं आता था। आश्रम में हम सब कलम चलाने वाले या व्यापार करना जानने वाले लोग इकट्ठा हुए थे। हम कोई कारीगर नहीं था हम में से, इसलिए करघा प्राप्त करने के बाद बुनना सिखाने वाले की आवश्यकता पड़ी और काठियावाड़ और पालनपुर से करघा मिला। करघा यानी वो चरखा कहां से मिला? पालनपुर से और काठियावाड़ से। और एक सिखाने वाला आया, उसने अपना पूरा हुनर नहीं बताया, पर मगनलाल गांधी शुरू किए हुए काम को जल्दी छोड़ने वाले नहीं थे। उनके हाथ में कारीगरी तो थी, इसलिए उन्होंने बुनने की कला पूरी तरह समझ ली और फिर आश्रम में एक के बाद एक नए बुनने वाले तैयार हुए। हमें तो अपने कपड़े तैयार करके पहनने थे, इसलिए आश्रम वासियों ने मिल के कपड़े पहनना बंद कर दिया और यह निश्चय किया कि वे हाथ करके परदेसी मिल के सूत का बना हुआ कपड़ा पहनेंगे। और ऐसा करने में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, हिंदुस्तान के बुनकरों के जीवन की, उनकी आमदनी की, सूत प्राप्त करने में होने वाली कठिनाई की, इससे वे किस प्रकार ठगे जाते थे, आखिर किस प्रकार दिन दिन वो कर्जदार होते जाते हैं, और इन सब की जानकारी हमें मिल गई। हम स्वयं अपना सब कपड़ा तुरंत बुन सके, ऐसी परिस्थितियां या ऐसी स्थिति भी नहीं रही। इस कारण से बाहर से बुनकरों से हमें अपनी आवश्यकता का कपड़ा बुनवाना पड़ता था। देसी मिल के सूत का हाथ से बुना कपड़ा झट मिलता नहीं था। बुनकर सारा अच्छा कपड़ा विलायती सूत का ही बुनते थे, क्योंकि हमारी मिलें महीन सूत काटती नहीं थी। आज भी वे महीन सूत अपेक्षाकृत कम ही काटती है।
बहुत महीन तो काट ही नहीं सकती। बड़े प्रयत्न के बाद कुछ बुनकर हाथ लगे जिन्होंने देशी सूत का कपड़ा बुनने की मेहरबानी की, और इन बुनकरों को आश्रम की तरफ से यह गारंटी देनी पड़ी कि देशी सूत का बुना हुआ कपड़ा खरीद लिया जाएगा। और इस प्रकार विशेष रूप से तैयार कराया हुआ और कपड़ा बुनवा कर हमने पहनना और मित्रों में उसका प्रचार करना शुरू किया। मतलब खादी का जन्म, अर्थात जो सूत काटने के लिए भी हमने कारीगर जो प्राप्त किए थे वो कैसे प्राप्त किए थे। जो हम काटने वाली मिलों के अवैतनिक एजेंट बने, मिलों के संपर्क में आने पर उनकी व्यवस्था की और उनकी लाचारी की जानकारी हमें मिली। हमने देखा कि मिलों का ध्येय खुद काट कर खुद ही बुनना था। वे हाथ करके की सहायता स्वेच्छा से नहीं बल्कि अनिच्छा से करती थी। ये सब देखकर हम हाथ से काटने के लिए अधीर हो उठे, और हमने देखा कि जब तक हम हाथ से नहीं काटेंगे तब तक हमारी पराधीनता बनी रहेगी, अर्थात जब तक हम खुद काम नहीं करेंगे तब तक हमारे लिए कुछ भी संभव नहीं होगा। मिलों के एजेंट बनकर हम देश सेवा करते थे, ऐसा हमें प्रतीत नहीं हुआ। लेकिन न तो कहीं चरखा मिलता था और न ही चरखे को चलाने वाला मिलता था। कुकड़ियां आदि भरने के चरखे तो हमारे पास थे, पर उन पर काटा जा सकता है इसका तो हमें ख्याल ही नहीं था। एक बार कालिदास वकील एक बहन को खोज कर लाए और उन्होंने कहा कि यह बहन सूत काट कर दिखाएगी। उसके पास एक आश्रमवासी को भेजा जो नए काम सीख लेने में बड़ी होशियार थे, पर हुनर उनके हाथ नहीं लगा। 2 दिन बीते जा रहे थे, मैं अधीर हो उठा था और आश्रम में आने वाले हर ऐसे आदमी से जो इस विषय में कुछ बता सकता हो मैं पूछताछ किया करता था, पर काटने का इजारा तो स्त्री का ही था। अतएव कोने कोने में पड़ी हुई काटना जानने वाली स्त्री तो किसी स्त्री को ही मिल सकती थी। और सन 1917 में मेरे गुजराती मित्र मुझे बढ़ांच शिक्षा परिषद में घसीट कर ले गए, और वहां महासाहसी विधवा बहन गंगाबाई मुझे मिली। वह पढ़ी लिखी अधिक नहीं थी, परंतु हिम्मत और समझदार बहुत थी। साधारणतः बहुत शिक्षित बहनों में होती है, उससे भी अधिक थी। उन्होंने अपने जीवन में अस्पृश्यता की जड़ काट डाली थी, अर्थात वह छुआछूत नहीं करती थी। बेधड़क दलितों से मिलती और उनकी सेवा करती थी। उनके पास पैसा था, पर उनकी अपनी आवश्यकताएं बहुत कम थी। उनका शरीर सुदृढ़ था और चाहे जहां वो अकेले जा सकती थी, कोई झिझक नहीं होती थी, और वे घोड़े की सवारी के लिए भी तैयार रहती थी। और इस बहन का विशेष परिचय गोधरा के परिषद में प्राप्त हुआ था, गंगूबाई का। अपना दुख मैंने उनके सामने रखा, और दमयंती जिस प्रकार नल की खोज में भटकती थी, उसी प्रकार चरखे की खोज में भटकने की प्रतिज्ञा करके हमने अपना बोझ हल्का कर लिया। अर्थात गंगूबाई के माध्यम से हमने वो चरखा प्राप्त किया और चरखे को चलाना उसके माध्यम से हमने सीखा। तो ये तो था आपका पाठ। और अब हम देखते हैं इसके जो बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट प्रश्न कौन से हैं। इसमें देखिए, बोर्ड परीक्षा के लिए हिंद स्वराज्य पर गांधी जी के विचारों का मजाक उड़ाते हुए गोखले ने क्या कहा था। गोखले ने कहा था कि 1 साल तक आप यहाँ पर पूरे भारत को घूम करके देखो, आपका दिमाग स्वयं ठिकाने आ जाएगा कि यहाँ पर हिंद स्वराज्य की स्थापना हो सकती है। बेल साहब ने गांधी जी के जीवन प्रवाह को किस तरह प्रभावित किया, ये भी हमें देख। बेल साहब का जो जीवन था, अर्थात जब वो नाच गाना सीख रहे थे और वहां पर मांस मदिरा का सेवन करते थे, उस समय उन्होंने बेल साहब की बातों को याद करके, बेल साहब के लेखों को पढ़ करके, और उन्होंने गांधी जी ने कहा था कि मुझे विद्यार्थी बनने के लिए, सभ्य बनने के लिए ये सब नाचना गाना सीखना कोई जरूरी नहीं है। दंड देने के औचित्य में गांधी जी को क्या शंका थी, ये प्रश्न है। गोखले ने गांधी जी को क्या प्रतिज्ञा करवाई थी, और गोखले ने गांधी जी को यह प्रतिज्ञा करवाई थी कि 1 साल तक आप किसी भी प्रकार का विचार प्रकट नहीं करेंगे। अगर आपके मन में कोई विचार आता है तो वो सामने प्रकट नहीं करेंगे। 1 साल तक आपको पूरे भारत का भ्रमण करना है। फिनिक्स का रसोईघर स्वावलंबी बन गया था कैसे, अब आपको पता ही है, अभी अपने पढ़ाई है। गांधी जी ने सभ्य बनने के लिए जो प्रयोग किए उनको अपने शब्दों में लिखना है। देखिए, आज का ये पाठ थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत ही अच्छा पाठ है। तो आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।